हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एक्सरेज। एक्सरेज के बारे में बता दूं, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम वाइज, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें जो भी फॉर्मूलाज है बस उसको आपको ध्यान में रखना है और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपके ध्यान में बड़े आसानी से आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं ना। एक्सरेज आप लोग पहले भी सुने होंगे। जब मैं आपको पढ़ाया था लाइट के बारे में, तो लाइट के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने टाइप के होते हैं उनका एक एक स्पेक्ट्रम बताया था, उसमें एक्सरेज का चर्चा मैंने किया था। तो मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो बच्चों, सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में आता है? पहले आता है रेडियो वेव्स, पहला आता है बच्चों रेडियो वेव्स, दूसरा आता है माइक्रोवेव्स, तीसरा आता है इंफ्रारेड, उसके बाद आता है विजिबल रेज, उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद आता है एक्सरेज और लास्ट में होता है गामा रेज। ये आपको मैंने लाइट के स्टार्टिंग में ही बताया था। ये जो एक्सरेज है आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको याद होगा मैं विजिबल रेज के बारे में भी आपको पढ़ाया था लाइट चैप्टर में। द स्टडी ऑफ दिस विजिबल रीजन इज नॉन एज लाइट, आपको याद होगा। तो आज हम लोग पहले हमने ये कंप्लीट कर चुका है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सरेज के बारे में। तो इसी के बारे में हम लोग को पूरा डिटेल चर्चा करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्सरेज का इजाद किसने किया था, किसने डिस्कवर किया था। तो जो डिस्कवर किया था बच्चों उनका नाम है रोएंटजन। इट इज डिस्कवर्ड बाय रोएंटजन। साइंटिस्ट का नाम है रोएंटजन, इन्होंने ही इसका डिस्कवरी किया था। तो इन्हें हमको याद रखना चाहिए क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ है। दूसरा चीज है ये जो रेज होता है ना वो विजिबल अपने आप हमें दिखाई नहीं देता है। ये जैसे विजिबल में हम लोग को केवल यहाँ है विबग्योर, वो जो सातों लाइट होते हैं वही केवल दिखाई देते हैं, बाकी कोई दिखाई नहीं देता है। तो एक्सरेज का भी ये बच्चों की ये इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देता। इट इज इनविजिबल। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं तो उसके वेवलेंथ और उसके फ्रीक्वेंसी की बात करना जरूरी है बच्चों, तभी हमको पता चल पाएगा कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसका वेवलेंथ क्या होता है? इसका रेंज होता है वेवलेंथ रेंज जो होता है वो 0.1 एंगस्ट्रम टू 10 एंगस्ट्रम तक होता है। मैं आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में जब हम लोग इधर से इधर आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहां से यहां बढ़ते समय हम लोग का फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है और वेवलेंथ घटता जाता है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होता है और वेवलेंथ घट रहा होता है। तो इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है एक्सरेज का। अगर वेवलेंथ बहुत कम होता है बच्चों तो आपको याद होगा एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है? hc by लैम्डा। तो लैम्डा अगर बहुत कम है दैट मीन्स एनर्जी ऑफ वन फोटोन बहुत ज्यादा होगा। तो इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, एक्सरेज के फोटोन्स का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, करीब करीब वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है ना। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ एक्सरेज के एक फोटोन का जो एनर्जी होता है बच्चों वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर, इस ऑर्डर में होता है। ठीक है, आप देख सकते हो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। तो चूंकि एक्सरेज के फोटोन का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है तो वो जो है ना उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन पावर कहने का क्या मतलब कि जब आप ऐसे अपने हाथों पे अगर एक्सरेज को बॉम्बार्ड करोगे, एक्सरेज को छोड़ोगे बच्चों, तो ये फ्लैश को भी क्रॉस करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, फटाक से घुस जाता है इसके अंदर। क्यों? ये जो इसके घुसने की जो क्षमता है बच्चों, जो इसको पार कर पाते उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन
प्रोडक्शन पावर। तो एक्सरेज का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छा होता है। तो हमारे फ्लैश के अंदर घुस करके हमारे हड्डियों का पिक्चर ले लेता है। आपको ध्यान में आया होगा बच्चों, एक्सरेज हम लोग अक्सर सुनते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारा हाथ पैर टूट गया, कुछ हो गया, तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई साहब आप एक्सरे करा लीजिए। तो एक्सरे कराने का क्या मतलब होता है कि वो हमारे बोन्स का पिक्चर लेना चाहता है। तो बोन्स का पिक्चर कैसे ले पाओगे, हमारा नॉर्मल विजिबल रेज तो अंदर घुस नहीं पाता है, पर एक्सरे का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो वो अंदर जाकर के बोन्स का पिक्चर ले लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए एक्सरे बच्चों, है ना। अब सब कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ हाथ पैर टूटा होता है तो लोग कराए ही होते हैं, तो जनरली हम लोग इसके बारे में सुने होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया बच्चों, ये उतार लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्सरेज का प्रोडक्शन कैसे होगा, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटली, इसको प्रोड्यूस कैसे किया गया था, है ना। पहले इसको नोट डाउन कर लो 2 मिनट में, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया, ये तो आपको पता चल गया बच्चों कि एक्सरे कौन प्रोड्यूस किया था, डिस्कवर कौन किया था, रोएंटजन। तो रोएंटजन ने जब एक्सरे को प्रोड्यूस किया बच्चों, तो उस जमाने में जो है ना, उस एनर्जी के बारे में सब कोई नहीं जानता था कि ये कौन सा नया टाइप का एनर्जी निकल रहा है, भाई साहब नए टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो चूंकि उसके बारे में सब लोग अच्छे से नहीं जानते थे, इसलिए एक्सरेज नाम दे दिया है। कैसे बोलता है कि अगर किसी बच्चा का एज नहीं पता, मैथमेटिक्स में से सॉल्व करते ना, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी एक्स मान देते, तो वैसे ही उस जमाने में मान लिया कि भाई साहब इसके बारे में पता नहीं चला, चलो इसका नाम अभी के लिए रख देते एक्सरेज, तो वही फेमस हो गया, है ना। चलिए अभी देखते हैं इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे। ये एक ट्यूब है बच्चों, जिसको बोलते हैं रोएंटजन ट्यूब। रोएंटजन ट्यूब, रोएंटजन ट्यूब क्यों नाम पड़ा होगा बताओ, क्योंकि इसका डिस्कवरी रोएंटजन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसका रोएंटजन ट्यूब नाम है। इसी का एक और नाम है बच्चों, कुलिश ट्यूब। कुलिश ट्यूब, हालांकि नाम से उतना ज्यादा मतलब नहीं है, फिर भी ध्यान में रहना चाहिए, इसको कुलिश ट्यूब भी बोलते हैं और रोएंटजन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल एक ग्लास का ऐसा ट्यूब बना हुआ है। ये क्या है बच्चों, ये एक कॉपर है, ये कॉपर का मेटल है, कॉपर सपोर्ट है, और ये क्या है, वेरी हाई एटॉमिक नंबर का मेटल है, जिसको बोलते हैं टारगेट मटेरियल। टारगेट मेटल या टारगेट मटेरियल, टारगेट मेटल। जनरली ये किस चीज का बना होता है बच्चों, जनरली ये बना होता है निकेल का, निकेल का। आगे देखो, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन गन रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन गन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गन वो चीज होता है जैसे यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर रखा रहता है, तो यहां से जब आप एक सेल कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे पावर रिलीज होता है I²R। तो ये जो रेजिस्टर होता है ना, वो बहुत हीट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। तो बहुत हीट हो जाने के कारण यहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, उसको एनर्जी मिल जाता है वर्क फंक्शन के बराबर, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होने लगता है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन एमिशन को बोलते हैं थर्मायनिक एमिशन। तो ये इलेक्ट्रॉन गन का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस अभी आप इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन गन क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहा होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल रहा होता है। ठीक है, ठीक है। ये जो सेल हम लोग कनेक्ट किए हैं बच्चों, इसको क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज ऑफ फिलामेंट, दिस इज नॉन एज फिलामेंट, तो वोल्टेज ऑफ फिलामेंट। ठीक है, अब बताओ यहां क्या होता है बच्चों कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकलता है, यूं इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारा ऐसा निकलता है। अब इलेक्ट्रॉन जब निकला तो कुछ एकदम छोटा मोटा काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों, बहुत छोटा मोटा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो होता क्या है ना कि यहां पे हम लोग एक ये कनेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, एक और सेल कनेक्ट करते हैं, ताकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर पाए। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना है सर, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनको एक अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी के साथ एक्सेलरेट किया जाए, बहुत अच्छा खासा। इसको एक ही दिखाते हैं बच्चों, थोड़ा फिगर अच्छा दिखेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग दिखाते हैं तो यहां पे एक हम लोग सेटअप करते हैं कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, यूं
ऐसा ऐसा देखो, यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इधर हो जाएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे जाकर के हाईली एक्सेलरेटेड, बहुत फास्ट स्पीड में जाकर के यहां पे टकराएगा। और अगर इस मेटल टारगेट से टकराएगा बच्चों, तो टकराने के बाद क्या होगा, उसका डी एक्सेलरेशन होगा, लगातार स्पीड कम हो जाएगा फटाक से एकदम। यहां पे इसका स्पीड बढ़ा 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 बढ़ा, अब जैसे ही टकराया स्पीड में बहुत कमी आ गई, तो ये हाईली डी एक्सेलरेटेड हो जाता है। और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ये बताया गया था बच्चों कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, व्हेनेवर एनी चार्ज इज एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड, इट रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग बॉम्बार्ड कर रहे हैं इस मेटल टारगेट पे, तो यहां से क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलने चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो जा रहा है। तो डी एक्सेलरेशन होने के कारण बच्चों यहां से ऐसा वेव बाहर आता है इस तरीके से, और इसी को बोलते हैं बच्चों एक्सरेज। एक्सरेज। अब मैं बोल रहा हूं बच्चों कि यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर आया, तो उसको नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलना चाहिए था। व्हाई इट इज नेम्ड एज एक्सरे? मैं बोला कि उस जमाने में तो पहली बात पता ही नहीं चला कि ये कौन सा वेव है, तो एक्सरे नाम दे दिया गया। दूसरी बात बच्चों कि ये एक्सरे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकला, ये बहुत सारे फोटोन्स निकलते हैं, मतलब बहुत अलग अलग वेवलेंथ के। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का यहां पे फोटोन्स निकल रहा है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या, फोटोन्स निकल रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का नहीं होता, बहुत सारे वेवलेंथ्स के होते हैं। मोस्ट ऑफ द वेवलेंथ्स एक्सरे के रीजन में होते हैं, मतलब 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम के बीच में, इसलिए भी इसका नाम एक्सरे दे दिया गया है ना बच्चों। चलो अब भी देखो, ये वाला जो सेल कनेक्ट किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाबू वी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अभी बताइए अब क्या होता है कि यहां से एक्सरे ऐसे बाहर निकल जाता है, तो यहां हो गया प्रोडक्शन। ठीक, अब इसमें जो जो मटेरियल का या जो जो चीज का हम लोग इस्तेमाल किए हैं बच्चों, थोड़ा सा उसके बारे में याद कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है भाई साहब, ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा क्या का यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या। ठीक है, तो चलो सबसे पहला देखते हैं इस मेटल टारगेट के बारे में। व्हाट इज दिस मेटल टारगेट, ये मेटल टारगेट कैसा होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला मेटल टारगेट के बारे में मैं बता दूं बच्चों कि देखो, जब सपोज करो कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से गया स्पीड बढ़ा इसके कारण और जाके टकराया, तो मान लो बच्चों कि वो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले जाकर के टकराया, तो यहां पे जो ये फोटोन में कन्वर्ट हो गया, तो क्या 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन बन गया। 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन जाकर के टकराया, तो क्या जो फोटोन्स निकला उसका भी टोटल एनर्जी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि करीब करीब 1 से बहुत हुआ तो 1 से 2% ही एनर्जी कन्वर्ट हो पाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहां चला जाता है बच्चों, एज अ फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाता है ना, हीट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर यहां से 1000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, तो करीब करीब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन्स निकल पाए, बाकी का एनर्जी कहां चला गया, तो इसमें एज ए फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाता है। तो अब एज ए फॉर्म ऑफ हीट यहां पे लॉस हो रहा है बच्चों, तो ये मेटल टारगेट गर्म हो जाएगा जल्दी, है ना, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो अपन क्या चाहते हैं कि ये मेटल टारगेट ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा बच्चों तो हो सकता है वो मेल्ट कर जाए। अगर मेल्ट कर जाएगा तो मशीन ही खराब हो गया, तो फिर कैसे प्रोड्यूस करोगे एक्सरे। इसका मतलब इस मेटल टारगेट का पहला प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए कि भाई साहब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ताकि ये पिघले नहीं जल्दी। तो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां पे लिख लेते हैं ऐसे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल टारगेट। मेटल टारगेट के बारे में देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग को क्या दिखाई दिया बच्चों, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा चीज बताओ बच्चों, ये गर्म हो रहा है, अपन क्या चाहते हैं कि ज्यादा गर्म ना हो जाए भाई, क्योंकि ज्यादा गर्म होगा तो हो सकता है वो पिघल जाए। तो पहला चीज तो हम लोग को हाई मेल्टिंग पॉइंट रख लेना चाहिए। दूसरा चीज इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हाई होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था, आपको याद होगा कैलोरीमेट्री में पढ़ाया गया था, या आप कहीं भी पढ़े होंगे बच्चों। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि कोई भी मटेरियल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 ग्राम मास का कितने कैलोरी एनर्जी में बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज
द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस बाय 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। याद होगा, मतलब आप कितना हीट दो कि 1 ग्राम मटेरियल का टेम्परेचर कितना राइज हो जाए बच्चों, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हम क्या चाहते हैं, इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी राइज होना देना चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर राइज नहीं होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी राइज ना हो, क्योंकि जल्दी जल्दी राइज होगा भाई साहब तो जल्दी से मेल्ट हो सकता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जल्दी जल्दी राइज ना हो, मतलब ज्यादा हीट ले और टेम्परेचर कम राइज हो। आ रही बात समझ में? तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा मतलब ज्यादा हीट लेकर के वो कम टेम्परेचर राइज करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे 2 मटेरियल है आपके पास, एक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 और दूसरा का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2। इसका क्या मतलब हुआ कि पहला वाला जिसका स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 है वो 1 कैलोरी एनर्जी लेके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देगा, और जिसका 2 है वो 2 कैलोरी एनर्जी लेकर के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो ज्यादा हीट लेके कम टेम्परेचर बढ़े, ऐसा ही तो हम चाहते हैं। तो एक कब पॉसिबल है, जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक हो। तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका क्या होना चाहिए बच्चों, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए बच्चों, बताओ। देखो, अब हीट जैसे इसके पास मिला, तो अगर हीट मिल रहा तो वो गर्म होने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि फटाफट अगर ये हीट ट्रांसफर करने लगी इधर, जल्दी जल्दी कॉपर को ट्रांसफर करने लग जाए, तो क्या ये कम गर्म होगा? फटाफट हीट ट्रांसफर कर दे रहा है, ज्यादा खुद गर्म नहीं हो रहा है, जल्दी क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर। तो हीट जल्दी जल्दी कब ट्रांसफर करेगा बच्चों, जब उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होगा, बहुत फटाफट हीट को कंडक्ट कर दे, हीट को ट्रांसफर कर दे। तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो, हाई हो। तो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग को क्या याद रखना चाहिए बच्चों, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी अपना हाई होना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन सा, मेटल टारगेट का कैसा होना चाहिए बाबू कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला क्या होना चाहिए कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि वो पिघले नहीं, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होना चाहिए ताकि ज्यादा हीट लेकर के कम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करे। तीसरा क्या होना चाहिए कि वो जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर करे, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी उसका हाई होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स में पाए जाते हैं बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई हो, जैसे कि निकल। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि 4th में क्या होना चाहिए बच्चों, ये तीनों प्रॉपर्टी किसमें पाए जाते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, हाई हो। तो यहां पे क्या लिख दे रहा हूं, हाई एटॉमिक नंबर। ये सब क्यों करना पड़ रहा है बच्चों, ऐसा प्रॉपर्टी क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो भाई साहब पिघल सकते हैं, इसलिए ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, 1 मिनट पॉज करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, हम लोग मेटल टारगेट के बारे में बात कर लिए बच्चों, इसका प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए। अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज इसमें, ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, ये बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा है ना, तो हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हीट जल्दी जल्दी इसको ट्रांसफर कर दिया। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी तो ले ली, एक और तरीका है इसके हीट को जल्दी जल्दी ट्रांसफर करने का। यहां से एक ऐसे कूलेंट लगा देते हैं बच्चों, कूलेंट, इसको क्या बोलते हैं, कूलेंट। कूलेंट का क्या मतलब बच्चों, यहां से क्या किया जाता ना, ऐसे वाटर पास कराया जाता है, ऐसे पानी पास कराया जाता है। तो ठंडा पानी इधर आएगा बच्चों, तो ठंडा पानी इससे थोड़ा सा गर्मी ले लेगा, थोड़ा हीट ले लेगा, और फिर गर्म पानी इधर से निकल जाएगा। तो ये कूलेंट क्या करता है, इसको कूल करने का काम करता है, जल्दी जल्दी हीट को ट्रांसफर करने का काम करता है ना। हाँ, अब आगे देखते हैं बच्चों, ये जो फिलामेंट वोल्टेज है, इसको फिलामेंट बोलते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं फिलामेंट वोल्टेज। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों कि ये जितना ज्यादा फिलामेंट वोल्टेज होगा उतना ज्यादा इस फिलामेंट से करंट फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा यहां पे हीट प्रोड्यूस होगा बच्चों। जैसे सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए इसका रेजिस्टेंस R है,
तो आप कैसे लिखोगे, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, इसका करंट कैसे लिखोगे, फिलामेंट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। अब बताओ इसमें हीट कितना जनरेट हो रहा होगा बच्चों, हीट कितना जनरेट हो रहा होगा, तो हीट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, I स्क्वायर आर डेल्टा टी, यही है ना। क्या लिखोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, वी एफ स्क्वायर बाई आर डेल्टा टी। तो मेरे को बताओ बच्चों, यहां पे हीट ज्यादा कब प्रोड्यूस होगा, जब ज्यादा फिलामेंट वोल्टेज होगा, है ना। तो ज्यादा फिलामेंट वोल्टेज तो ज्यादा हीट का प्रोडक्शन, और जितना ज्यादा हीट का प्रोडक्शन उतना ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कब निकलेंगे, जब हम लोग फिलामेंट वोल्टेज ज्यादा रखेंगे, और जितना ज्यादा फिलामेंट वोल्टेज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, और उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का टकराना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का निकलना भी ज्यादा होगा। आ रही है बात समझ में। दैट मीन्स व्हाट, मैं एक बार फिर से बताता हूं बच्चों, फिलामेंट वोल्टेज अगर ज्यादा होगा, फिलामेंट वोल्टेज अगर ज्यादा होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा। मैं ऐसे दिखाता हूं, dN/dt, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टकराना ज्यादा होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे बच्चों, है ना, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे। मतलब एक्सरे जो निकल रहा है उसके हर एक नंबर ऑफ फोटॉन्स अधिक हो जाएगा। इसका मतलब इससे क्या बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा फोटॉन्स निकलेगा उतना ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा है बच्चों। दैट मींस इंटेंसिटी ऑफ दिस एक्सरे डिपेंड्स अपॉन दिस फिलामेंट वोल्टेज। आ रही बात समझ में। एक और चीज देखो बच्चों, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कंक्लूजन में, यहां पे इस तरीके से नोट करके, नंबर ऑफ फोटॉन्स of X-rays depends on filament voltage। आ रही है बात समझ में। तो इससे क्या होगा बच्चों कि इंटेंसिटी, और फिर उसके बाद हम लोग यहां से ये भी बोल सकते हैं, देन it means intensity of X-rays depends on VF। इंटेंसिटी आपको याद है बच्चों, इंटेंसिटी क्या था, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जितना ज्यादा फोटॉन्स निकलेगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा, जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा। क्लियर है, आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिलामेंट वोल्टेज की बात कर लिया है ना। अभी बात करते हैं बच्चों इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की, ठीक है। इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की बात करते हैं अपन, वी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का क्या काम है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट हो रहा है उसको एक्सेलरेट करना, मतलब उसको फटाक से काइनेटिक एनर्जी देना ताकि फास्ट स्पीड में जाकर के यहां पे बॉम्बार्ड हो, टकराए। तो जितना ज्यादा एनर्जी लेकर जाएगा, टकराएगा, उतना ज्यादा एनर्जी का फोटॉन्स यहां निकलेगा बच्चों। आ रही बात समझ में। इसका मतलब एक फोटॉन्स का एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। आ रही है बात समझ में बच्चों। तो हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बच्चों, अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा होगा तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन ज्यादा होगा, है ना। तो अगर एनर्जी ऑफ वन फोटोन ज्यादा होगा तो अगेन क्या इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन बाय एरिया पर यूनिट टाइम। आ रही बात समझ में। तो अगेन एक फोटोन का एनर्जी बढ़ गया, मतलब टोटल एनर्जी बढ़ गया, तो फिर से इंटेंसिटी क्या डिपेंड कर गया। इसका मतलब हम लोग कंक्लूजन करके यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, कंक्लूजन में यहां पे क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन depends on accelerating voltage, that is intensity also depends upon accelerating voltage। आ रही है बात समझ में बच्चों। चलो, इसका मतलब अगर हम इस एक्सरेज का दो इंपॉर्टेंट चीज देखें, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अगर आप फिलामेंट वोल्टेज बढ़ाओगे तो फिलामेंट वोल्टेज बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स का निकलना ज्यादा होगा, है ना। अगर आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओगे तो एक फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा। मतलब अगर बात करें एक्सरेज की इंटेंसिटी की तो एक्सरे का इंटेंसिटी दो बातों पर डिपेंड करता है। एक
फिलामेंट वोल्टेज पे भी और दूसरा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे भी। आई होप आपको क्लियर है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हो गया। तो ये था बच्चों प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज का कैसे प्रोडक्शन हुआ। इसमें एक चीज समझना है बच्चों हम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हम लोग क्या देखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर इलेक्ट्रॉन गन से निकल के जो बॉम्बार्ड हो रहा था मेटल टारगेट पे, उसमें क्या हो रहा था कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जा रहा था, है ना, मोस्ट ऑफ द एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जा रहा था। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन टकराए जिसका सारा का सारा एनर्जी लेकर के फोटोन्स बाहर निकल जाए, हो सकता है ना, या मोस्ट ऑफ द केस में तो लॉस ही होता है, पर मैक्सिमम क्या हो सकता है एक फोटोन का एनर्जी, जितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर गया था, यही हो सकता है ना। तो देखो यहां पे बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से इलेक्ट्रॉन गन से निकला था और यहां पे जाकर के क्या हुआ था, मेटल टारगेट में ऐसे टकराया था, ये मेटल टारगेट था, इसे टकराया था, फिर इस तरीके से एक्सरेज बाहर निकला था। यूं एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है बच्चों, अगर आप v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो तो इसका एनर्जी कितना हो जाता है, E इंटू वी, यही हो जाता है, उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है एनर्जी बच्चों, है ना। तो बताओ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होना चाहिए। इसका एनर्जी जितना था उतना हो सकता है या उससे कम हो सकता है, क्योंकि कुछ लॉस भी हो रहा है, पर उससे ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है। मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए बच्चों, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी ऑफ एक इलेक्ट्रॉन जाकर टकरा रहा था, है ना। मैं लेस देन इक्वल क्यों लिखा बच्चों, हमेशा बराबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है भाई साहब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन बाहर निकल जाएगा, नहीं, कुछ लॉस भी तो हो रहा है ना। हो सकता है किसी किसी चांस में कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकल जाए, तो मैक्सिमम इतना हो सकता है या इससे कम हो सकता है। आ रही है बात समझ में। अब बताइए एनर्जी ऑफ वन फोटोन अपन क्या लिखते हैं, hc/λ should be less than equals to एनर्जी ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वो भी कितना एक्सेलरेटिंग वोल्टेज था, भीए लिए थे ना अपन, तो भीए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से एक्सेलरेट करो तो इसमें एनर्जी कितना आ जाता है, E इंटू भीए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, E इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। दैट मीन्स लैम्डा को अगर आप उधर लेके चले जाओ तो क्या दिख रहा है, लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू hc/EVA। इसका मतलब लैम्डा कितना होना चाहिए, या तो इतना होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम कितना है बच्चों, hc/EVA। इसको कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं बच्चों, कट ऑफ वेवलेंथ, मतलब दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ, कम से कम इतने वेवलेंथ का एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इतने वेवलेंथ का फोटोन्स निकलेगा, इससे कम का पॉसिबल नहीं है। आ रही है बात समझ में, इसको नोट डाउन करो। और इसमें एक ग्राफ बताया जाता है बच्चों, देखो ग्राफ क्या है, एक ग्राफ बनाया जाता है बच्चों इंटेंसिटी और लैम्डा पे, इंटेंसिटी और लैम्डा पे। मैं आपको पहले ही बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स जाकर के टकराएंगे तो फोटॉन्स तो निकलेंगे, पर क्या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का नहीं, एक रेंज का निकलता है, जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट एक्स-रे रीजन में आता है, 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम के बीच में, है ना। तो बहुत सारे फोटोन अलग अलग वेवलेंथ के निकलते हैं। तो अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन्स का इंटेंसिटी को जब ऐसे ग्राफ बनाया गया, मतलब एक वेवलेंथ का अलग से इंटेंसिटी बता दिए, दूसरे वेवलेंथ का अलग से इंटेंसिटी बता दिए, और जब ग्राफ प्लॉट किए बच्चों तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दिया, इस तरीके से। ये है ग्राफ, ठीक है, इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में। तो मिनिमम वेवलेंथ क्या है बच्चों, ये वाला है मिनिमम वेवलेंथ, दिस इज लैम्डा मिनिमम, क्योंकि इससे कम वेवलेंथ वाला कोई भी फोटोन नहीं है, कम से कम इतना वेवलेंथ का है, इससे कम वाला कोई भी फोटोन नहीं है। तो चूंकि फोटोन ही नहीं है भाई साहब, तो इस एनर्जी नहीं होगा, टोटल एनर्जी नहीं होगा, तो इंटेंसिटी जीरो होगा। तो देखो इससे पहले जितना वेवलेंथ का है उसके लिए इंटेंसिटी क्या है बच्चों, जीरो है, ग्राफ इसी पे है। आ रही बात समझ में। सो दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ, कम से कम इस वेवलेंथ का निकल रहा है, क्लियर है। इसको बोलते हैं बच्चों कंटिन्यूअस एक्स-रेज, कंटिन्यूअस एक्स-रेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो।
हो गया। अभी इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चों, जैसे मैं आपको बताता हूं एक दो सवाल। देखो, जब आप h का वैल्यू, c का वैल्यू, e का वैल्यू जब आप पुट कर दोगे बच्चों, तो लैम्डा मिनिमम का वैल्यू आ जाता है एंगस्ट्रम में 12400 बाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट। अगर आप वोल्ट में लिखते हो तो ये लैम्डा किस में आ जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। ये h और c का वैल्यू, दिस इज कांस्टेंट, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34। c क्या स्पीड ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज है, आप पुट करोगे तो ये फाइनली ये रिजल्ट आता है। लैम्डा मिनिमम कितना हो जाता है 12400 बाई, जब आप ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को वोल्ट में रखोगे बच्चों, तो ये लैम्डा मिनिमम किस में आता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्टेज एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम में। क्लियर है। अब देखो इस पे बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है बच्चों। कौन सा सवाल देखिए आप, हम लोग को क्या दिखाई दिया अभी, हम लोग जो देखिए उसमें लैम्डा मिनिमम यही आया था ना, लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू HC बाई EV, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। दैट मीन्स ये सब तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी, केवल ये वेरी कर सकता है। तो लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, मतलब ये जितना ज्यादा ये इतना कम, ये कम तो ये ज्यादा। आ रही है बात समझ में। तो इस पे सवाल एक पूछा गया था बच्चों, ऐसा, ये है V1 एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे और ये है V2 एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। सवाल यही था बच्चों कि बताओ, कमेंट करो V1 और V2 पे कौन बड़ा कौन छोटा। तो मेरे को बताओ बच्चों कौन सा बड़ा कौन छोटा होगा। तो आप देख सकते हो जो V1 एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वाला का जो लैम्डा मिनिमम है वो कम है किसके रिस्पेक्ट में, V2 वाले से। इसका जो लैम्डा 1 है बच्चों, लैम्डा 1, और ये मान लो लैम्डा 2 है, तो आपको दिखाई दे रहा ना कि लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2। तो आपको दिखाई दे रहा है लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। तो अगर ये वाला कम है इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब इसका वाला जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होगा V1 वो ज्यादा होगा V2 से। आ रही है बात समझ में बच्चों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका लैम्डा छोटा है उसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। तो ये सवाल एक बार पूछा जा चुका है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो ये था एक्सरेज अपना। इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है बच्चों, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, है ना। अगर आप वीडियो पसंद आया हो बच्चों, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो और उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको इसकी ज़रूरत है। चलो बाय।